छोटे से नगर में प्रताप अपनी पत्नी राधिका और बेटी गुड़िया के साथ रहता था। प्रताप को जल्दी कोई काम नहीं मिलता था, जिस कारण उसकी पत्नी राधिका उसे बार बार घर छोड़ के चले जाने की धमकी देती थी, जिस कारण प्रताप बहुत परेशान रहता था। प्रताप मेहनती तो था, परंतु उसका भाग्य कभी उसका साथ नहीं देता था, जिस कारण उसे जल्दी काम नहीं मिलता था। एक दिन नगर में प्रताप को उसका पुराना सहपाठी मिलता है। अरे प्रताप भाऊ, कितने दिनों बाद मिला है रे तू। यहाँ नगर में आजकल तेरा आना जाना नहीं रहता। और परिवार कैसा है तेरा? अरे विजय, मैं तो ठीक हूँ। तो इतने वर्षों पहले ही पुणे से चला गया था, पर मेरा हाल तो बेहाल है। ना कोई काम मिलता है ना कुछ। और पत्नी रोज मुझे ताने मारती है कि वो घर छोड़कर चली जाएगी। अब तू ही बता मैं क्या करूं? अरे प्रताप, बस इतनी सी बात थी और तुमने बताई नहीं। अच्छा, तुम राजा वीरेंद्र को जानते हो ना? वो अपने महल के पीछे एक किला बनवा रहे हैं। वो मेरे अच्छे मित्र हैं। उन्हें कुछ मजदूरों की ज़रूरत है, जिसे वो बहुत अच्छी तनख्वाह देंगे। तुम उनके वहाँ जाओ और मेरा नाम ले लेना, तुम्हें अवश्य नौकरी मिल जाएगी। ठीक है प्रताप? विजय, तुमने तो मेरी समस्या ही हल कर दी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। विजय को अलविदा कहकर प्रताप राजा के महल पर पहुंचता है। अपना परिचय देने पर उसे वहां पर तुरंत कार्य मिल जाता है। वो खुश होकर अपने घर वापस आता है। प्रताप अपनी पत्नी राधिका से कहता है, राधिका, बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुझे नौकरी मिल गई है, और कोई ऐसे वैसे जगह नहीं, राजा के महल में। और मुझे वहाँ पर बहुत अच्छी मजूरी मिल रही है। अब तुम्हें मायके जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझी तुम? अरे वाह, ये तो सच में बहुत बड़ी खुशखबरी है। कितने महीनों बाद आपको कोई कार्य मिला है, और वो भी राजा वीरेंद्र के महल में। अब तो हम अपनी बेटी गुड़िया को पढ़ा लिखा सकेंगे। अब हमारे बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और पहली मजूरी मिलते ही मैं सबसे पहले गांव के स्कूल में जाऊंगा और अपनी बेटी गुड़िया का दाखिला करा के आऊंगा। अब हमारे बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। बस ये नौकरी मेरे हाथ से ना जाए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। प्रताप अपना कार्य बहुत शिद्दत से कर रहा था, पर ना जाने ईश्वर को क्या ही मंजूर था। दरअसल राजा की एक लौती पुत्री, जो करीब 7-8 वर्ष की थी, उसकी सांप काट लेने के कारण मृत्यु हो जाती है। और वो पुत्री भी महाराज के द्वारा गोद ली गई थी, क्योंकि महाराज की खुद की कोई संतान नहीं थी। महारानी किसी संतान को जन्म नहीं दे सकती थी, परंतु महाराज उसे बहुत प्रेम करते थे। उस दिन महाराज घटना से परेशान अपने वन में बैठे हुए थे। तभी इस बीच मंत्री जी महाराज के पास पहुंचते हैं। महाराज, मुझे ये खबर सुनकर बहुत दुख हुआ, पर मुझे पता है ये सब किसके कारण हुआ है। ये सब उस प्रताप के कारण हुआ है। मुझे गांव वालों से पता चला कि वो एक नंबर का मनहूस व्यक्ति है। जहां जाता है वहां बुरा होता है। मंत्री की बात सुनकर महाराज प्रताप के ऊपर बहुत क्रोधित होते हैं। कहा, उस प्रताप यानी कि उस मजदूर के कारण मेरी बेटी की मृत्यु हुई है। उस मनहूस को अब मैं इस राज्य में एक पल भी नहीं रहने दूंगा। मंत्री जी, उस व्यक्ति को मेरे राज्य से निकाल दीजिए। अब वो इस कार्य में नहीं रहेगा। दिन उदास प्रताप अपने घर पर पहुंचता है। प्रताप के हाव भाव को देखकर ही उसकी पत्नी सारी बातें समझ जाती है, पर फिर भी संतुष्टि के लिए वो उससे पूछती है,
आज आप अपने कार्य से इतनी जल्दी घर क्यों आ गए? आपकी तबीयत तो ठीक है या फिर कोई बात हुई? राधिका, राधिका, मेरे भाग्य ही खराब है। मेरी फूटी किस्मत, मुझे फिर से नौकरी से निकाल दिया गया, केवल एक अफवाह के चलते कि मैं मनहूस हूँ। मेरे भाग्य में काम नहीं लिखा है, मेरे जीवन में केवल और केवल दुख लिखा हुआ है। इससे अच्छा मैं मर जाऊं। प्रताप की बातें सुनकर उसकी पत्नी उस पर बहुत क्रोधित होती है। क्या कहा? फिर से आपको आपकी नौकरी से निकाल दिया गया? मैं अब आपके साथ इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। मैं अपनी बेटी को लेकर अपने पिता के घर जा रही हूँ। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, अगर रही तो भूखी मर जाऊंगी। पत्नी और बेटी के चले जाने के बाद प्रताप बहुत उदास रहने लगा। वो अकेला हो चुका था। से कब तक चलेगा? अब तो मेरी पत्नी और मेरी बेटी भी मुझे छोड़कर जा चुकी हैं। अब मुझे कोई ना कोई कार्य ढूंढना ही पड़ेगा। अगर मैं कोई काम ढूंढ लूँगा तो वो लोग वापस आ जाएंगे। हाँ, मुझे कोई ना कोई कार्य ज़रूर ढूंढना पड़ेगा जिससे वो वापस आ सके। एक दिन की बात है, राधिका अपनी बेटी गुड़िया के साथ नदी किनारे बैठी हुई थी और प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव ले रही थी। अचानक एक जोर की लहर आती है और गुड़िया उस गहरी नदी में गिर जाती है। राधिका बहुत परेशान हो जाती है। गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति के माध्यम से ये बात प्रताप तक पहुंचती है। प्रताप ये खबर सुनते ही फौरन अपने गांव से निकल पड़ता है। वो रास्ते भर बस अपनी पत्नी और बेटी के बारे में सोच रहा था। राधिका के मायके पहुंचकर उसे नगर के बीच में ही एक व्यक्ति मिलता है। अरे काका, मुझे खबर मिली है कि मेरी बेटी गुड़िया और मेरी पत्नी नदी में गिर गई है। क्या वो लोग सुरक्षित हैं काका? अरे प्रताप भाई, क्या बताऊं, बहुत दुखद समाचार है। तुम्हारी बेटी उस नदी के लहरों में आकर गिर गई और फिर उसके पीछे पीछे राधिका भी नदी में कूद पड़ी। उसके पिता उसे ढूंढने के लिए न जाने कहाँ चले गए। बेटी और पत्नी ना मिलने के कारण वो जंगल में आ जाता है। तभी अचानक वहाँ पर एक हिरन चलकर आती है। अरे क्या हुआ मित्र, बहुत उदास बैठे हो? कोई बात है तो मुझसे कहो। इस तरह यूं हिरन को बोलते देख प्रताप आश्चर्यचकित रह जाता है। अरे चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं एक मायावी हिरन हूँ। अपना परिचय मैं कभी और दूंगा तुम्हें। फिर प्रताप उस हिरन को सारी बातें बताता है। हाँ, ये तो एक जटिल समस्या है, पर तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें एक बाबा के पास ले जाऊंगा जो तुम्हारी सारी समस्या का निवारण बहुत आसानी से कर देंगे। सच में? अगर तुम किसी बाबा को जानते हो तो तुम मुझे उनके पास लेकर चलो। मैं जीवन भर तुम्हारा आभारी रहूँगा। बस मेरी समस्या हल हो जाए और मेरी पत्नी और बेटी मुझे वापस मिल जाएं। फिर वो मायावी हिरन प्रताप को उन बाबा के पास लेकर जाता है। फिर प्रताप उन बाबा के पास पहुंचता है। नमस्कार बाबा, मेरी समस्या का हल कीजिए। मेरा जीवन बहुत दुखों से भरा हुआ है। मेरे जीवन में केवल और केवल कष्ट है। आप कृपया कर उन कष्टों का निवारण करें। हाँ पुत्र, कहो क्या है तुम्हारी समस्या? मैं उस समस्या का हल करने का प्रयास करूँगा। फिर प्रताप उन तांत्रिक बाबा को सारी बातें बताता है। पहले तो वो उन्हें अपने कष्ट भरे जीवन के बारे में बताता है और उसके बाद अपनी पत्नी और बेटी के खो जाने की बात बताता है। मैं बताता हूँ कि असल बात क्या है।
दरअसल तुम्हारे पिता एक बहुत ही नामी व्यक्ति थे। वो समृद्ध थे। एक बार जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब कुछ साधु लोग तुम्हारे घर पर भिक्षा मांगने आए थे। उस वक्त तुम्हारे पिता ने उन्हें ना कर दिया था। उस कारण वो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने श्राप दे दिया था, जिस कारण तुम्हारा ये पूरा परिवार आज दुखों से बीत रहा है। तुम्हारे घर में केवल और केवल दुख है। उस श्राप से आज तुम गुजर रहे हो प्रताप। बाबा आखिरकार इसमें मेरी क्या गलती थी? आज मुझे इतना सब कुछ क्यों भुगतना पड़ रहा है? आखिरकार इस समस्या का कोई तो समाधान होगा। कृपया कर आप मुझे समाधान बताइए। एक समाधान है प्रताप। तुम्हें जंगल से एक मोर पंख लाना होगा। मैं उस मोर पंख पर कुछ मंत्र फूंक दूंगा। जब तुम उस मोर पंख को अपने घर में चारों ओर घुमाओगे तब उस श्राप का असर तुम्हारे घर से खत्म हो जाएगा। पर याद रहे, ये मोर पंख लाना इतना आसान नहीं होगा। तुम्हें मोर पंख एक बूढ़े मोर का लाना होगा। पर बाबा, आखिरकार मुझे कैसे पता चलेगा कि इस जंगल में कौन सा मोर बूढ़ा है? यही तो परीक्षा है प्रताप। तुम्हें इस समस्या का समाधान निकालने के लिए ये करना ही होगा। आपने पूरे जंगल में मोर ढूंढने का प्रयास किया पर उसे कोई ना मिला। तभी वहाँ पर वो मायावी हिरन एक बार फिर से आता है। क्या हुआ दोस्त, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या बाबा ने तुम्हारी मदद नहीं की? बाबा ने मुझे मेरी समस्या का उपाय तो बताया है पर वो बहुत कठिन है। दरअसल उन्होंने मुझसे जंगल से एक बूढ़े मोर का पंख लाने को कहा है। अब तुम ही बताओ दोस्त, मैं बूढ़े मोर का पंख लेकर कहाँ से आऊँ? बस इतनी सी बात है और तुम इतना परेशान हो रहे थे। चिंता मत करो, मैं तुम्हें जंगल के सबसे बूढ़े मोर के पास लेकर चलता हूँ। चलो मेरे साथ। फिर वो मायावी हिरन प्रताप को जंगल के सबसे बूढ़े मोर के पास ले आता है। की समस्या सुनने के बाद वो मोर खुशी खुशी अपना पंख उन्हें दे देता है। मोर पंख लेकर प्रताप बाबा के पास पहुंचता है। प्रताप के हाथों में मोर पंख देखकर बाबा बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। अरे वाह प्रताप, तुम तो सच में बहुत जल्दी आ गए हो। लगता है किसी ने तुम्हारी मदद की है। हाँ बाबा, आप सही कह रहे हैं। मैं तो हार मान गया था। वो तो जंगल में एक मायावी हिरन रहता है, उसी ने आकर मेरी मदद की। उसी ने मुझे आपका पता बताया था। हाँ, मैं समझ गया। बहुत ही नेक दिल हिरन है वो। भगवान उसे आशीर्वाद दे। फिर प्रताप वो पंख बाबा को दे देता है। बाबा कुछ मंत्र का जाप करते हैं। जाप करने के बाद वो पंख बाबा दोबारा प्रताप के हाथों में थमा देते हैं। मैंने इस मोर पंख पर कुछ मंत्र फूंक दिए हैं। अब ये मोर पंख सकारात्मक शक्तियों से पूर्ण है। अब तुम पर कोई आँच नहीं आ सकती है। बस इस मोर पंख को अपने घर ले जाओ और अपने घर में चारों ओर घुमा देना। इस मोर पंख के प्रभाव से तुम्हारे घर में वो वर्षों का श्राप एक पल में नष्ट हो जाएगा। कुछ दिनों बाद जब प्रताप अपने गांव से गुजर रहा था तभी रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है। प्रताप, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए। तुम्हारी पत्नी और बच्ची क्या वापस मिले? हाँ बाबा, न जाने कितने दिन हो गए, वो लोग अभी तक नहीं मिले। सुबह से रात केवल उन्हें ही ढूंढता फिरता हूँ। न जाने वो लोग कहाँ चले गए। भगवान मुझे मेरे किन कर्मों की सज़ा दे रहा है। मेरे तो भाग्य में केवल और केवल दुख लिखा हुआ है, केवल दुख।
अरे प्रताप, ऐसा मत कहो। मेरे रिश्तेदार की एक बेटी खो गई थी, वो भी आज वापस मिल गई। मुखिया जी ने बचाओ अभियान के तहत बहुत से लोगों को बचा लिया है। क्या पता तुम्हारी पत्नी भी। बुजुर्ग व्यक्ति की बातें सुनकर प्रताप के चेहरे पर मुस्कान छा जाती है। वो बहुत खुश होता है। फिर प्रताप गांव के मुखिया जी के पास पहुंचता है। पहुंचते ही वहां कोने में खटिए पर रखी राधिका पर नजर जाती है। प्रताप राधिका को देखते ही बहुत खुश हो जाता है। क्या हुआ? क्या तुम उस महिला को जानते हो? मुखिया जी, मैं उसे जानता हूँ। दरअसल वो मेरी धर्म पत्नी है। कुछ दिनों पहले ही उस नदी में जा गिरी थी। हाँ, चलो अच्छी बात है, तुम उसे ले जा सकते हो, परंतु याद रखना, जाने से पहले अपने हस्ताक्षर करके जाना। ठीक है मुखिया जी, मैं हस्ताक्षर करके ही जाऊंगा। पर मेरी बेटी कहाँ है? वो भी राधिका के साथ ही उस नदी में गिरी थी। नहीं नहीं, हम नहीं जानते कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। हमें तो केवल ये महिला ही मिली थी, और भी लोग जो मिले थे अब अपने घर जा चुके हैं। प्रताप अपनी पत्नी को घर तो ले आता है, परंतु उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी की अब याददाश्त जा चुकी है। इस सुबह राधिका को होश में देखकर प्रताप बहुत खुश होता है। अरे राधिका, राधिका तुम होश में आ गई। तुम चिंता मत करो, वैद्य जी ने मुझसे कहा है कि धीरे धीरे करके तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी। बस तुम याद करने की कोशिश करती रहना। क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? क्या तुम्हें याद है कि हमारी बेटी गुड़िया कहाँ है? याद करो, याद करो। अरे अरे, ये सब आप क्या कह रहे हैं? मैं किसी गुड़िया वगैरह को नहीं जानती हूँ। और आप कौन हैं? क्या आप मुझे यहाँ पर अगवा करके लेके आए हैं? प्रताप मनी मन सोचता है, मैं एक काम करता हूँ, क्यों ना मैं उन बाबा के पास जाऊँ। वो मुझे अवश्य कोई ना कोई रास्ता जरूर बताएंगे। प्रताप अपनी समस्या लेकर बाबा के पास पहुँचता है। बाबा, बाबा मेरी मदद कीजिए। मेरी पत्नी की याददाश्त चली गई है। अब आप ही मुझे कोई रास्ता बताइए। अगर उसकी याददाश्त वापस नहीं आई तो मुझे मेरी बेटी का पता कभी भी नहीं चलेगा। मैं तुम्हें एक जड़ी बूटी दूंगा। वो जड़ी बूटी तुम अपनी पत्नी को रोज पिलाना, वो सही हो जाएगी। बाबा के बताए अनुसार प्रताप हमेशा अपनी पत्नी को वो जड़ी बूटी पिलाया करता था। ऐसे ही एक दिन की बात है। प्रताप रोज की तरह ही अपने काम से जा रहा था। तभी उसकी पत्नी राधिका उसके पास आती है और कहती है, अरे अरे, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे लिए बिना आप कहीं नहीं जा सकते। चलिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ गुड़िया को ढूंढने। अरे राधिका, राधिका तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। मैं कब से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था। ये सब उन बाबा की जादुई जड़ी बूटी के कारण हो पाया है। अगर वो बाबा मेरी मदद ना करते तो शायद तुम्हारी याददाश्त वापस कभी नहीं आती। चलो, हम लोग उन बाबा को शुक्रिया कहने चलते हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं भी आपके साथ उन बाबा के पास चलूंगी। जरूर वो हमारी बेटी गुड़िया के बारे में भी कुछ बताएंगे। दोनों ही पति पत्नी अपनी समस्या लेकर उन बाबा के पास पहुंचते हैं। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कारण मेरी याददाश्त वापस आ गई। पर मैं एक और मदद चाहती हूँ बाबा। मैं चाहती हूँ आप मुझे बताएं कि मेरी बेटी गुड़िया कहाँ है। कितने दिन हो गए उसे गए हुए। हर पल मुझे उसकी याद आती है। देखो पुत्री, तुम्हारे भाग्य में एक दूसरी बेटी भी लिखी हुई है। वो बेटी ही तुम्हें तुम्हारी बड़ी बेटी गुड़िया से मिलाएगी। उस बेटी के जन्म के बाद ही तुम अपनी बेटी से मिल सकोगी। तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। ये वक्त लंबा होगा पर मीठा होगा।
पर बाबा, बाबा मेरी बेटी वो सुरक्षित तो होगी ना बाबा? तुम इस बात की चिंता मत करो पुत्री, तुम्हारी बेटी एक सुरक्षित स्थान पर है और बहुत खुश है। अब समय बीत चुका था, राधिका गर्भवती हो चुकी थी। इस बात से प्रताप भी बहुत खुश होता है। बाबा ने सही कहा था, बिल्कुल सत्य कहा था। हमारे भाग्य में एक दूसरी बेटी आने वाली है। कुछ महीनों बाद राधिका एक पुत्री को जन्म देती है, जो हूबहू उनकी पहली बेटी गुड़िया की तरह दिखती थी। यहाँ तक कि उसकी जन्म तारीख भी वही थी। अरे राधिका, राधिका तुमने देखा, ये तो हूबहू हमारी पहली बेटी गुड़िया की तरह दिखती है। यहाँ तक तो ठीक था, पर इसकी जन्म तारीख भी गुड़िया वाली ही है। हम एक काम करते हैं, इसका नाम गुड़िया रखते हैं। नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ कि इसका नाम गुड़िया रखा जाए। वैसे भी बार बार जब गुड़िया गुड़िया बुलाऊंगी तो मुझे मेरी बेटी की याद आएगी। मैं चाहती हूँ इसका कुछ और नाम रखा जाए। और वैसे भी जब गुड़िया मिलेगी तो आखिरकार हम दोनों को एक नाम से कैसे बुलाएंगे? हाँ, सही कह रही हो राधिका, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो एक काम करते हैं, हम अपनी बेटी का नाम खुशी रखते हैं, क्योंकि ये खुशियाँ लेकर आई है। कुछ वर्ष पहले ही राजा विक्रम को एक बच्ची नदी किनारे दिखती है। उस बच्ची को देखकर राजा का मन थोड़ा व्याकुल हो जाता है। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि राधिका की बेटी गुड़िया थी। जब भी महाराज उस बच्ची को बार बार निहारते तो उन्हें अपनी राजकुमारी की याद आती थी। सिपाहियों, जाओ गांव में जाओ और पता करके आओ कि आखिरकार किसकी बच्ची खोई हुई है, और अगर उसका पता चलता है तो उसे सीधे मेरे महल में लेकर आना। तब तक ये बच्ची मेरे साथ महल में ही रहेगी। जब सिपाही इस बात का पता लगाने गांव के मुखिया के पास पहुंचते हैं तो मुखिया जी उन्हें बताते हैं कि सभी लोगों को बचाओ अभियान के तहत बचा लिया गया है और अब कोई भी नहीं बचा है। उसके बाद से ही गुड़िया महाराज के साथ ही रहती थी। खुशी की खबर जब पूरे महल में फैली कि महारानी गर्भवती बनने वाली है तो सब लोग बहुत खुश होते हैं, महाराज भी। देखा महारानी, इस बच्ची के कदम कितने शुभ हैं। जो आज तक कितने वर्षों में ना हो सका, वो आज अचानक। ये बच्ची अवश्य कोई देवी ही है। सही कहा महाराज, ये बच्ची देवी स्वरूप ही है और इसे देखकर हमें हमारी राजकुमारी की याद आती है। इसलिए अब हमारी राजकुमारी बनकर रहेगी। इसी तरह लगभग 4-5 वर्ष बीत जाते हैं। प्रताप और राधिका की दूसरी बेटी, जिसका नाम उन्होंने खुशी रखा था, अब बड़ी हो चुकी थी। ऐसे ही एक दिन की बात है। राधिका प्रताप से कहती है, देखिए जी, अब तो इतने वर्ष बीत गए हैं, हमारी बेटी गुड़िया अभी तक हमें नहीं मिली है। अब हमें उन बाबा के पास चलना चाहिए। नहीं राधिका, हम लोग को इस तरह बार बार बाबा के पास नहीं जाना चाहिए। और बाबा ने कहा था ना कि हमें हमारी बेटी अवश्य मिलेगी, तो ज़रूर मिल जाएगी। अब तक उनकी कही गई सारी बातें सच हुई है, और उन्होंने कहा था ना कि इंतज़ार का फल मीठा होगा। एक बार की बात है, राजा वीरेंद्र अपने सेनापति के साथ नगर से गुजर रहे थे। तभी गांव की एक पूजनीय मंदिर पर आशीर्वाद लेने के लिए रुकते हैं। वहां पर उन्हें राधिका भी दिख जाती है। अचानक महाराज की नज़र राधिका की बेटी खुशी पर पड़ती है। वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि खुशी हूबहू गुड़िया की तरह दिखती थी। जब गुड़िया इतने वर्ष की थी तो बिल्कुल ऐसी ही दिखती थी। राधिका राजा वीरेंद्र को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो उन्हें चिढ़न भरी नज़रों से देखती है। अरे सुनो,
क्या क्या ये बेटी तुम्हारी है? हाँ, ये मेरी ही बेटी है। क्यों, क्या हुआ? क्या ये भी आपके लिए मनहूस है? अरे, ये तुम महाराज से किस तरह बात कर रही हो? हाँ, तुम्हें ज्ञात भी नहीं है कि ये राजा वीरेंद्र हैं। जिस नगर में तुम रहती हो वो इन्हीं के क्षेत्र में आता है। अगर वो चाहें तो तुम्हें इस राज्य से निकाल सकते हैं। तुम इस राज्य में रहने योग्य नहीं हो, समझी तुम? मैं तुम्हारे राजा से डरती नहीं हूँ, और वैसे भी जिस तरह तुम्हारे राजा ने मेरे पति को कार्य से निकाल दिया था, उसी तरह अगर वो हमें इस नगर से निकाल देंगे तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं खुशी खुशी इस नगर से चली जाऊंगी। और वैसे भी ऐसे अहंकारी राजा के यहाँ रहकर क्या फ़ायदा। अच्छा, तो तुम उस व्यक्ति की पत्नी हो जिसे मैंने मनहूस कहकर अपने राज्य के किले वाले कार्य से निकाल दिया था। अरे माफ़ करना, मैं तो उस वक्त किसी अफवाहजनक बातों में आ गया था। उन बातों को दिल पर मत लो। और वैसे भी कितनी पुरानी बात है, तुम अभी तक उन्हें लेकर बैठी हो। आपकी यूँ माफ़ी मांग लेने से मेरा बीता हुआ कर ठीक नहीं हो जाएगा, और ना ही इससे मेरे आज पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है। आप जैसे राजा केवल जनता को अपनी कठपुतली समझते हैं और जब देखो जिस दिशा में घुमा देते हैं। अच्छा, अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं यहाँ से चलती हूँ। देखो, अब उससे ज़्यादा तो मैं और कुछ कर नहीं सकता हूँ। वैसे मैं चाहता हूँ कि तुम अपने परिवार के साथ मेरे राजमहल में आओ और इस बच्ची को अवश्य लेकर आना। राधिका, प्रताप और उनकी बेटी खुशी तीनों महाराज के महल में आते हैं। फिर वे तीनों महाराज के कक्ष में पहुंचते हैं, जहां रानी, राजा और उनकी बेटी गुड़िया पहले से मौजूद थे। अरे प्रताप, अच्छा हुआ तुम अपने परिवार के साथ यहाँ आ गए। पहले तो मैं तुमसे उन पुरानी बातों को लेकर क्षमा मांगता हूँ। तुम उन बातों को भूल जाओ। और दूसरी बात, मुझे तुमसे पूछना था कि क्या तुम्हारी यही एक पुत्री है या फिर इससे पहले भी तुम्हारी कोई संतान थी? जरा ये बात मुझे अच्छे से बताओ। नहीं महाराज, ये मेरी दूसरी संतान है। दरअसल मेरी बड़ी बेटी कुछ वर्षों पहले एक नदी में बह गई थी। आज अगर वो जीवित होती तो बिल्कुल आपकी इस पुत्री की तरह ही होती। इतने ही उम्र की होती। जब वो नदी में डूबी थी तो केवल 4-5 वर्षों की थी। बहुत याद आती है उसकी। मेरा शक बिल्कुल सही था। ये तुम्हारी ही पुत्री है प्रताप, तुम्हारी ही पुत्री। कुछ वर्षों पहले ये मुझे नदी के उस छोर पर मिली थी। उसके बाद से ही मैंने इसे अपनी पुत्री की तरह पाला और पुत्री जैसा ही प्रेम दिया। ये सुनते ही राधिका भावुक हो जाती है। अरे राधिका, इतना उदास क्यों हो रही हो? ये तो खुशी का पल है। अपनी बेटी को अपने हृदय से लगा लो। तुम्हारी बेटी सच में बहुत शुभ है। एक देवी है, देवी। उसके आने से हमारे महल में बहुत से बदलाव आए हैं राधिका। प्रताप और राधिका दोनों अपनी बेटी की ओर देखते हैं। माँ, पिताजी, मैं अपनी असली माता पिता के साथ जाना चाहती हूँ। हाँ बेटा, जाओ, तुम अपने असली माता पिता के पास जाओ। वो लोग तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। उनकी जितना प्रेम शायद हम तुम्हें कभी जीवन भर ना दे सके। जाओ बेटा, पर ये महल तुम्हारा ही है। जब मन करे चली आना। हाँ प्रताप, अब तुम अपनी बेटी को अपने साथ ले जा सकते हो। पर याद रखना, ये महल सदैव तुम्हारे लिए और तुम्हारी बेटी के लिए खुला रहेगा। मैंने तो उसे अपनी राजकुमारी माना है, इसलिए कभी भी आ सकती है। इस तरह इस एक घटना से प्रताप की उतने वर्षों पुरानी श्राप भी नष्ट हो जाती है और उसे उसकी बेटी भी मिल जाती है। इन सब घटनाओं के बीच प्रताप स्वयं को उन बाबा और हिरन के प्रति आभारी मान रहा था। शायद उन दोनों की मदद के बिना उसके जीवन में ये बदलाव कभी ना आता
और ना उसे उसकी बेटी गुड़िया दोबारा मिल पाती।